दोस्तों स्वागत है आपके चैनल एग्जाम शुरू में। दोस्तों आज हम फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रैक्टिस सेट आज हम 10 सॉल्व कराएंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और जो भी सारे हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए आपके और सारे भी एग्जाम के लिए भी बेनिफिट हो सकते हैं। जैसे एसएससी जीडी की जो एग्जाम होने वाले हैं मार्च में, उसके लिए भी ये बेनिफिट हो सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन अगर बनते हैं आपके जीडी के लिए, इसीलिए आपको सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने हैं। सारे क्वेश्चन को आपको जो आपको नहीं आता है उसको नोट भी करना है, जिससे आपकी तैयारी जो है हिंदी के प्रति जो है बहुत अच्छी हो पाए। और जो भी अभी नए चैनल में है उनको रिक्वेस्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो आने वाले जो वीडियोस हैं आपको प्रैक्टिस सेट की वो आपको सही समय पे मिल जाए और अपनी तैयारी को आप अच्छी बरकरार कर सकें। तो दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आपका कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 की देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाता है। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाता है आपको बताना है। संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण, अंतःस्थ या महाप्राण व्यंजन, कौन सा व्यंजन इसमें कहलाता है आपको बताना है। तो दोस्तों जब दो व्यंजन मिलते हैं तो वह क्या बनाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। जब दो व्यंजनों को एक साथ हम मिलाते हैं, दो व्यंजन मिलकर संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं दोस्तों, ये संयुक्त अक्षर की बात करेंगे, 4 होते हैं। छत्रंग्याश्रा की बात करते लेते हैं, छत्रंग्याश्रा होता है। अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण की हम बात करेंगे दोस्तों। अल्प प्राण क्या होता है, इसमें आपका पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग इसमें होते हैं। प्लस जो है 10 स्वर होते हैं। री को छोड़ के बाकी 10 स्वर होते हैं। आ ई उ ए ऐ ओ औ, और आपके अंत्यस्था व्यंजन होते हैं यारा अलावा। तो ये अल्प प्राण होते हैं दोस्तों। अंत्यस्था व्यंजन क्या होता है, यारा अलावा आपका अंत्यस्था व्यंजन होता है। महाप्राण क्या हो रहे हैं, अल्प प्राण बाद महाप्राण होते हैं। 1 3 5 अल्प प्राण में होता है, तो 2 और 4 बचे हुए 2 और 4 वर्ग जो है आपके महाप्राण होते हैं। वर्ग क्या है दोस्तों, जैसे कि हमने कहा अल्प प्राण में 1 3 5, तो पहला वर्ग क्या होता है, का वर्ग का चट तब, पहला जो कॉलम का होता है का चट तब, वो पहला वर्ग में आता है। तो इसका कहने का मतलब है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो दो व्यंजनों से एक साथ मिलते हैं उसका संयुक्त व्यंजन होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है। आपको यह बताना है जो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा। क्रोध होगा, उत्साह होगा, विस्मय होगा या भय होगा, कौन सा आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसमें होगा विस्मय। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होगा। क्रोध किसका होता है, रौद्र उसका। उत्साह होता है दोस्तों वीर रस का, और भय होता है जो भयभीत भय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती। प्रथम चरण की बात कर रहा है, कितनी मात्राएं होती हैं, 10 11 12 13 ऑप्शन आपको इसमें दिए गए हैं। 4 इसमें से आपको बताना है कि सोरठा में प्रथम चरण में कितनी मात्राएं हैं। तो दोस्तों प्रथम चरण में से 11 और 13 होती हैं। 11 और 13 की मात्राएं से मिलकर जो है सोरठा बनाते हैं। तो इसमें प्रथम पूछा है तो प्रथम 11 होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 11 प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है, 11 मात्राएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि कौन सा शब्दालंकार इसमें से नहीं है, उसको बताना है। अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है या रूपक है, कौन सा ऐसा इसमें अलंकार है जो शब्द अलंकार के भेद में नहीं आता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी रूपक अलंकार जो है आपका शब्द अलंकार नहीं है। बाकी अनुप्रास, यमक और श्लेष जो है आपके शब्द अलंकार में आएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों निम्न में से दंत ध्वनि कौन कौन सी है उसके बारे में आपको बात करना है। ख है, च है, ल है या फ है, कौन से इसमें से ध्वनि है आपको बताना है दोस्तों। इसमें जो दंत ध्वनि होता है, दंत मीन्स होता है जो दोस्तों तय वर्ग को बताता है। जैसे त थ द ध न और प्लस ल और स, ल और स ये वाला होगा, और ये ले, ये जो है आपके दंत ध्वनि में आते हैं त थ द ध न के अलावा। तो इसमें क्या ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, इल्ला दिख रहा है। तो लो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, दंत ध्वनि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, आपको स्त्रीलिंग शब्द को बताना है। इसमें से सौभाग्य होगा, सुंदरता होगा, काव्य होगा या चंद्र होगा, कौन से इसमें से आपका स्त्रीलिंग शब्द है, इसको आपको बताना है दोस्तों। तो सौभाग्य होगा, सुंदरता ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, सुंदरता। तो देखिए सुंदर व्यक्ति या सुंदर स्त्री जो है बोल सकते हैं, इसके साथ जो है कि संज्ञा सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी सौभाग्य, काव्य, चंद्र जो है आपके स्त्रीलिंग शब्द नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सॉरी, इसमें जो हमने बताया कि इसमें संज्ञा सर्वनाम का प्रयोग नहीं हो, इसमें वाक्य प्रयोग करना होगा दोस्तों। जिससे मतलब सुंदरता वो बहुत ही सुंदर है या सुंदर स्त्री है, तो सुंदरता प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया देखेंगे। कौन सा शब्द पुल्लिंग होगा। इसमें पुल्लिंग गलत है दोस्तों। पुल्लिंग इसमें आपको दिखना है, पुल्लिंग कौन सा शब्द होगा इसमें आपको इसमें बताना है। ऑप्शन में पुल्लिंग ऐसा लिखा जाएगा आपका।
तो पुल्लिंग कौन सा है इसमें आपको बताना है। आशा होगा, आज्ञा होगा, गरिमा होगा या सागर होगा। तो आशा भी आपको देखिए एक स्त्री को बताता है, आज्ञा जो है आपको स्त्री को बताएगा, गरिमा भी आपको स्त्री बताता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो इसमें सागर दिएगा आपका राइट आंसर होगा। सागर जो है आपका पुल्लिंग को दर्शाता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया, किस शब्द का प्रयोग सदा एक वचन में प्रयोग किया जाता है, आपको इसको बताना है। गाय गाय होगा, दर्शन होगा, जनता होगा, बहन होगा या लता होगा, कौन सा है जो एक वचन में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जैसे कि इसमें हमने कि जो सदा एक वचन, जो हमेशा ही जो एक वचन में, वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी जनता आपका जो है सदा एक वचन होगा दोस्तों। और सदा बहुवचन कौन सा होगा, दर्शन। तो ये आपका होगा। और कुछ आप याद कर लीजिए, जैसे समान, जनता, क्रोध, दया, प्रेम, भाव, वर्षा, वर्षा, ये सारे जो है आपको, या किसी कोई अगर धातु में होता है, सोना, चांदी, ये सारे क्या होते हैं दोस्तों, आपको एक वचन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं सदा के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया, निम्नलिखित में से आपको विशेषण कौन सा है इसको बताना है। शीतलता है, बल है, नया है, वृद्धि है, कौन सी इसमें विशेषण होगा आपको बताना है दोस्तों। तो कौन सा इसमें विशेषण है, तो देखेंगे शीतलता, शीतल ठंडक बता रहा है, बल इस भी नहीं होगा, तो नया पुराना, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपको बताएगा नया पुराना, ये सारे क्या होते हैं, ये आपका गुणवाचक जो है आपके विशेषण को बताएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया कि अतियुक्ति में उपसर्ग कौन सा है इसको आपको बताना है। अधि होगा, दूर होगा, अति होगा या ऊन होगा, कौन सी इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों, आपको इसमें बताने हैं। अतियुक्ति में उपसर्ग होगा अति, आपके ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि हमने बताया था ये आपका यड़ संधि की उदाहरण है। यड़ संधि से या के साथ अगर कोई आधा अक्षर आता तो पूरा हो जाता है, उसके साथ जो है प्लस छोटी की मात्रा लग जाता है, तो अति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा कौन से हैं, कि राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, तो इसमें कौन सा भाववाचक संज्ञा है, राम, सुरेश, निर्वाह या मित्रता। तो आप देखेंगे दोस्तों जो मित्रता होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। मित्रता आपका जो है भाववाचक संज्ञा को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द होता है वह विशेषण नहीं है। कौन व्याकरण की दृष्टि से विशेषण कौन सा नहीं है उसको आपको दिखाना है। भयभीत, निर्भीक, भीरु या भय। तो देखेंगे दोस्तों भयभीत, निर्भीक और भीरु के साथ जो है किसी संज्ञा सर्वनाम का प्रयोग हो सकता है, जैसे निर्भीक व्यक्ति तो वो भीरु व्यक्ति। तो लेकिन यहाँ पे भय जो होता है, ऑप्शन नंबर डी आपको राइट आंसर हो गया। यहाँ पर भय जो है, भय आपकी खुद ही भाववाचक संज्ञा को बताता है कि भयभीत हो या भय हो जाता है। भय डर जो बताता है, ये आपका विशेषण नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है आपको बताना है। पिता उसे पढ़ाते हैं, राम नहीं पढ़ता, ये अध्यापक से पढ़वाते हैं, अध्यापक परिश्रम कराते हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है जो दोस्तों, जो खुद न काम करके किसी अन्य से करवाया जाए। तो आप इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में पिता पढ़ा रहे हैं, किस पढ़ाते हैं, उसे पढ़ाते हैं, किसे, दूसरे किसी को पढ़ाते हैं। ये अध्यापक से पढ़वाते हैं, अध्यापक से पढ़वाते हैं, खुद न पढ़ा के अध्यापक से पढ़वाते हैं। अध्यापक परिश्रम कराता है या कराते हैं। तो इसमें देखेंगे राम नहीं पढ़ता, तो इसमें कोई भी प्रेरणार्थक क्रिया किसी के द्वारा कराया गया काम नहीं हो रहा है। इसमें जो है राम नहीं पढ़ता, खुद जो है वह राम नहीं पढ़ रहा है इसमें, तो इसमें खुद की बात कर रहा है। तो इसमें राम नहीं पढ़ता, तो इससे ऑप्शन नंबर सी इसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। हथियाना और चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है आपको बताना है। हथियाना, चिकियाना, मिमियाना या गरियाना, याना, आईना जिसमें प्रत्यय लगते हैं दोस्तों, ये सारे किसको बताते हैं, वह नाम धातु क्रिया को बताते हैं। आप इसको याद कर लेंगे। ये बहुत इसका जो पहचान है, जैसे याना, आयना होता है, आईना, जैसे इसमें हथियाना, याना, तो ये सब जो आते हैं लास्ट में, तो वो जो है नाम धातु क्रिया को बताते हैं। प्रेरणार्थक हमने बताया जो दूसरे से काम कर रहे हैं, संयुक्त क्रिया होता है जो दो शब्दों मिलकर दो वाक्यों से मिले होते हैं, संयुक्त क्रिया में जिसे जोड़ते हैं और तथा जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया, निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचाना, आपको वो बताना जो भविष्य काल के उसमें उदाहरण हैं। गाय घास चरती है, रोहन मुंबई गया था, मैं कल घूमने जाऊंगी, माँ बच्चे को पढ़ा रही हैं। तो कौन से इसमें जो है भविष्यत काल को पहचान है, इसमें आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिखा है कि मैं कल घूमने जाऊंगी, मैं कल घूमने जाऊंगी मतलब भविष्य की काल कर रहा है कि कल जाएगी घूमने। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया, सन्यासी का सही संधि विच्छेद आपको बताता है बताना है कि समधन्यासी होगा, संधन्यासी होगा, समन्यासी होगा या सन्यासी होगा, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो दोस्तों सन्यासी जो है ये आपका व्यंजन है,
व्यंजन संधि के उदाहरण हैं आपको, जैसे इसमें अंक की बिंदी जो है, अंक की बिंदी को जो है मैं में बदल देते हैं, अंक की बिंदी को मैं में बदल देते हैं, ये वाला रूल इसमें लगता है। तो हम आप देखेंगे जो अंक की बिंदी संज्ञासी के ऊपर लगा है वह म में म बन जाएगा और उसके नीचे हलंत लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, सम प्लस न्यासी आपका जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि मनोदशा में कौन सी संधि है, आपको बताना मनोदशा। हम अब इसमें विसर्ग संधि है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, विसर्ग संधि होगा। ये दोस्तों हमने आपको बताया था आपको विसर्ग संधि या विसर्ग आपको को संधि कैसे पहचाना है। तो जहाँ पे दोस्तों आपका रा आए, जहाँ आपकी ओ की मात्रा दिखे, ठीक है, और जहाँ पे तीनों से आए, से और से, ये आधे में आया पूरे में, जहाँ भी दिखिए वहाँ पे जो है उसको हटा के विसर्ग लगा देना है दोस्तों आपको। जैसे मनोदशा हो गया तो इसमें हमने ओ की मात्रा लगा है, इसमें ओ की मात्रा वाला है तो इसमें हमने मनः और प्लस दशा हो जाएगा। इसका अगर हम बनाएंगे संधि विशेष क्या हो जाएगा, मनः क्या हो जाएगा, मनः प्लस दशा। तो इस तरीके से इसका संधि विच्छेद होगा दोस्तों, संधि विच्छेद। तो मनः प्लस दशा, तो मना प्लस दशा, तो ये आपका इस तरीके से बनेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, विसर्ग संधि आपका ये उदाहरण था। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। जो नीलोत्पलम में कौन सा समास है आपको इसको बताना है। नीलोत्पलम में कौन सा समास है, द्विगु समास है, कर्मधारा है, बहुब्रीहि है, तत्पुरुष समास है, कौन सा समास है नीलोत्पलम में। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों नीलोत्पलम। तो आपका कर्मधारय होगा, जिससे नीलोत्पलम आपका पहले जो है नीलोत्पलम जो है कर्मधारय समास को आपको बताता है। पहला शब्द विशेषण है, दूसरा शब्द जो है आपका विशेष होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया गया है क्वेश्चन नंबर 19 में समास के कितने भेद हैं आपको बताते हैं। तो समास के कितने भेद हैं, 7 हैं, 6 हैं, 5 है, 4 है, कौन सी इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा 6। 6 समास होते हैं, कौन कौन से होते हैं आपको नोट करना है। अव्ययी भाव होते हैं, तत्पुरुष समास होते हैं, कर्मधारय समास होते हैं, द्विगु समास होते हैं, द्वंद्व समास होते हैं और बहुब्रीहि समास होते हैं। ये 6 प्रकार के आपके समास होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है कि स्वर्ग पृथ्वी सूर्य किस शब्द का पर्यायवाची आपको इसमें से बताना है। गोचर होगा, गो होगा, खेचर हो गया, सचराचर होगा दोस्तों। आपका स्वर्ग की, पृथ्वी की और सूर्य की कौन सी इसमें पर्यायवाची सही बताता है। ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे दोस्तों, जो गो है, गो आपको जो है स्वर्ग, पृथ्वी और सूर्य की जो है पर्यायवाची शब्द को बताते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि स्वाधीन का विलोम क्या होगा। स्वाधीन का विलोम क्या होगा दोस्तों, गुलाम होगा, अधीन होगा, पराधीन होगा, परतंत्र होगा। ऑप्शन आपको बताना है इसमें। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा स्वाधीन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पराधीन आपका राइट आंसर होगा। स्वाधीन का विलोम क्या होगा, पराधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है वर्ड का अर्थ नहीं होता। वर्ड का क्या अर्थ नहीं होता, अक्षर नहीं होता, रंग नहीं होता, जाति नहीं होता या सुंदर नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी कौन सी इसमें राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा सुंदर। वर्ड का अर्थ जो है सुंदर नहीं होता, बाकी अक्षर, रंग और जाति आपका वर्ड के ही अर्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है, जमुना का पर्यायवाची इसमें आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 23 में कि जमुना का पर्यायवाची क्या होगा, कृष्णा, भागीरथी, अलकनंदा या विष्णुपदी, कौन सा इसमें राइट आंसर होगा आपको बताना है जमुना की पर्यायवाची। तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे दोस्तों, कृष्णा जो होती है ये जमुना का पर्यायवाची है। बाकी भागीरथी, अलकनंदा और विष्णुपदी किसकी है, गंगा की पर्यायवाची है। किसकी पर्यायवाची दोस्तों, गंगा की पर्यायवाची है भागीरथी, अलकनंदा, विष्णुपदी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया है इसको पढ़ेंगे कि आंख के अंधे नाम नयन सुख का सही अर्थ क्या होता है। जो आंख के अंधे नाम नयन सुख, आंख के अंधे और नाम नयन सुख का सही अर्थ क्या होगा, गुणों के विरुद्ध नाम का होना, बुद्धिहीन किंतु पर्याप्त धनवान, अंधा आदमी या प्राय गुणवान होना, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा आपका इसमें राइट हो। तो दोस्तों आप देखेंगे वाक्य पढ़ते जब पढ़ेंगे कि आंख के अंधे नाम नयन सुख, आंख के अंधे नाम नयन सुख मतलब गुणों के विरुद्ध नाम का होना, गुण कुछ और है नाम कुछ और, ये अर्थ पर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि लोकोक्ति को आपको पहचानना है। और आज मैं आपको लोकोक्ति पहचानने के भी तरीके बता दूंगा, जैसे कि अंक भरना, अस्तीन का साफ होना, कहाँ राजभोज, कहाँ गंगोतोली या तूती बोलना, कौन सा इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों आपको ये बताने हैं लोकोक्ति कौन सा होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी में क्या कहा गया है कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, तो ये आपकी लोकोक्ति के बताते हैं। और ये अंक भरना, आस्तीन का साफ होना, तूती बोलना, ये आपका मुहावरा होते हैं। मुहावरा कैसे और लोकोक्ति कैसे पहचानेंगे दोस्तों, तो आपको ये पहचानना है कि जब मुहावरा में क्या होता है लास्ट में जो है न जरूर हो जाता है, मूल धातु के अंत में जो है न लगा हुआ होता है दोस्तों। जैसे कि सारे इसमें मुहावरे में देख लेंगे, अंक भरना इसमें न
लगा है। आस्तीन का सांप होना, इसमें भी न लगा है। तूती बोलना, इसमें भी न लगा है। जितने भी आप वाक्य देख लेंगे दोस्तों, जितने भी पंक्ति दिए होंगे, वाक्य दिए होंगे, वह सारे जो है मुहावरे होते हैं। में मुहावरे में लास्ट में जो है न लगा होता है। और जब जिसमें न लग पाए या न लगाएंगे तब भी नहीं लगेगी। जैसे कि कहाँ राज भोज, कहाँ गंगू तेली, तेली होना, तो क्या ऐसे हो, गलत बता रहा है अर्थ को। तो कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ये इससे ज़्यादा ना इसमें लगाएंगे तो अर्थ पूरा खराब हो जाएगा। इसीलिए जो है जिसमें ना नहीं लगता है वो आपका लोकोक्ति होता है, जिसमें ना लग जाता है वो आपका क्या होता है, मुहावरा होता है। दोस्तों आप इसको याद करेंगे, आप इसको पहचान भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माँ का शब्द का तत्सम शब्द आपको बताना है। माँ का तत्सम शब्द क्या होगा? माता होगा, मातृका होगा, मात्र होगा या अम्मा होगा? क्या कौन सा होगा आपका? संस्कृत की, मतलब तत्सम मीन संस्कृत के शब्द कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा। माँ का मात्र हो जाए, नीचे जो है री की मात्रा आपको जो है लगी हुई है, ये आपका तत्सम शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा गया दोस्तों? इनमें से कौन सा शब्द तद्भव होगा आपको वो बताना है। मधुप, मधुकर, भ्रमर या भंवरा, कौन सा इसमें राइट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 27 में आपको बताना है। तो शब्द तद्भव बताना है। तद्भव क्या होता है? जो हिंदी के शब्द हो जाते हैं। मधुप होगा, मधुकर होगा, भ्रमर या भंवरा। तो भंवरा होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि भ्रमर की ही जो है भ्रमर इसका तत्सम होता है। तो भंवरा आपका तद्भव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। स्थायी होगा, स्थायी होगा, स्थायी या स्थायी, तो कौन से इसमें आपका राइट शुद्ध वर्तनी होगा दोस्तों आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो लिखा गया है, ये बड़ी की मात्रा, तो ये आपका राइट आंसर होगा। ऐसे ही स्थायी लिखा जाएगा, शुद्ध वर्तनी होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं दोस्तों। अमित और अमित का युग्म शब्द इसमें कौन सा सही होगा? अमित और अमित दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसमें अधिक और शत्रु इसमें सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, अमित मीन्स होता है अधिक और अमित मीन्स होता है शत्रु। आप आइए इसको याद करेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है आपको कि कौन सा शुद्ध वाक्य होगा आपको बताना है। कौन सी इसमें शुद्ध वाक्य होगा उसको बताना है। जैसे दही खट्टे हैं, दही खट्टा है, दही खटाश है या दही खटाई है, तो आपको बताना है कौन से इसमें शुद्ध वाक्य होगा। आपको इसमें से ऑप्शन देखना है। तो दोस्तों दही जो है आपको पहली बात पुल्लिंग होता है। क्या होता है? दही पुल्लिंग होता है। दूध से बने सारे पदार्थ जो है आपके पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग इसमें कौन सा होता है? छाछ, जो छाछ होता है आपकी स्त्रीलिंग होता है। आपको इसको भी ध्यान में रखना है। तो दही आपको देखें, दही अगर पुल्लिंग है तो खट्टा है, तो इसके साथ पुल्लिंग ही लगेगा। दही खट्टा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, दही खट्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे कि मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें बताना है कौन सी त्रुटि है, कौन सी नहीं है। कौन सी त्रुटि है इसमें बताना है कि मुझे होगा या अच्छी लगती है रेलगाड़ी में यात्रा करना, कोई त्रुटि नहीं। बताइएगा इसमें कौन सी जो है इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों। तो आप पहले वाक्य पढ़ेंगे कि मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। अच्छी लगती होगा दोस्तों कि अच्छा लगता है, ये होगा। तो इसमें अच्छी लगती है, ऑप्शन नंबर बी जो है त्रुटि है, इसमें बी आपकी गलत है इसमें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है, आपको बताना है। बघेली जो बोली होता है उसका संबंध किस उपभाषा से है उसको बताएंगे। राजस्थानी में बोला जाता है, पूर्वी हिंदी, बिहारी या पश्चिमी हिंदी में, किस में होता है दोस्तों बघेली बोली का? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये किस आते हैं, ये जो है उपभाषा में आते हैं, पूर्वी हिंदी में आते हैं। किस अपभ्रंश में आते हैं? अर्धमगधी अपभ्रंश में आते हैं और पूर्वी हिंदी में उपभाषा में आते हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, और राजस्थानी किस में आता है दोस्तों? राजस्थानी जो है पश्चिमी हिंदी में आते हैं। पश्चिमी हिंदी में जो है राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती तीनों आते हैं सौरसेनी अपभ्रंश के थ्रू। बिहारी जो है मगधी अपभ्रंश में। पश्चिमी हिंदी उपभाषा है किसकी? सौरसेनी अपभ्रंश के, सौरसेनी अपभ्रंश में आते हैं पश्चिमी हिंदी, जिसमें जो है राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के जो हमीरपुर, महोबा, झांसी व ललितपुर में से कौन सी बोली का प्रभाव है? उत्तर प्रदेश जो हमीरपुर, महोबा, झांसी व ललितपुर में कौन सी बोली यहाँ पे प्रभावित है उसको बताना है। बुंदेली है, भोजपुरी है, ब्रज है, अवधी। ऑप्शन नंबर 4 दिए, इसमें से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बुंदेली जो है इन जिलों में, इन क्षेत्रों में जैसे महोबा, झांसी, ललितपुर में क्या बोला जाता है? बुंदेली बोला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में बात करेंगे व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द। व्याकरण के जो ज्ञाता है उसके लिए आप एक शब्द बताना है भैया, उसको क्या कहते हैं? जो व्याकरण के ज्ञाता होते हैं, व्याकरण कहते हैं, वाचाल कहते हैं, सर्वक कहते हैं या नारद हो कहते हैं। तो
वैयाकरण के ज्ञाता को क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा वैयाकरण करता। जब वैयाकरण कहते हैं जो व्याकरण के लिए ज्ञाता होता है, जो व्याकरण का ज्ञाता उसे क्या कहते हैं? वैयाकरण कहते हैं। वचाल जो अधिक बोलता है, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है, नारद होता है जो झगड़ा लड़ाई किसी में लगा दे उसे नारद कहते हैं, बड़ा ही नारद इंसान है कहते नहीं, तो वही आपका नारद होता है। इसमें क्या होगा? व्याकरण के ज्ञाता को वैयाकरण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है कि राम को रूप निहारत जानकी, निहारत ही होगा दोस्तों, ये तथा पे छोटी की मात्रा होगा यहाँ पर, निहारत जानकी कंकन के नक की परछाई, यहाँ छाई पे अंक की बिंदी हो जाएगा, ठीक है। तो राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नक की परछाई, तो कौन से इसमें रस है आपको बताना है? हास्य रस है, शांत रस है, करुण रस है या श्रृंगार रस है, आपको इसमें से बताना है। तो दोस्तों इसमें आप राम को रूप निहार रहे हैं, सीता जी जो है निहार रही हैं उनकी परछाई को, किस पे? कंकन की, मीन्स होते हैं अंगूठी की, उस पे निहार रही हैं राम जी के रूप को। तो श्रृंगार रस की बात हो रही है दोस्तों, नायक और नायिका के जो है प्रेम या उसमें रति नामक स्थायी भाव होता है इसमें, तो श्रृंगार रस की इसमें बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहा गया दोस्तों कि त्रिपथगा किसकी रचना है, आपको बताना है। रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत या मैथिली शरण गुप्त किसकी रचना है त्रिपथगा? तो दोस्तों आपको बताना है इसमें त्रिपथगा किसका रचना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, इसमें मैथिली शरण गुप्त की रचना होगा दोस्तों त्रिपथगा। त्रिपथगा दोस्तों किसकी रचना होगा? मैथिली शरण गुप्त की होगी रचना। और कुछ रचनाएं हम जैसे रामधारी सिंह दिनकर के भी जान लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचनाएं होंगी दोस्तों? दिनकर की उर्वशी हो जाएगा दोस्तों, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र जो है ये सारे जो है किसकी रचना होंगे? रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं होंगी। निराला की रचना क्या हो जाएगी दोस्तों? आप याद रखेंगे जिसे इनका निराला की रचनाएं कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जैसे कि राम की शक्ति पूजा हो जाएगा, ठेठ हिंदी ठाठ हो जाएगा, अनामिका, परिमल, बादल राग, बागर राग हो जाएगा। और क्या हो जाएगा दोस्तों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के राम की शक्ति पूजा आपने बताया। जूही की कली भी इनकी रचनाएं हो जाएगी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और बेला गीत का भी उनकी रचना हो जाएंगी। पंत जी की रचनाएं जो है उच्छ्वास आप याद करेंगे, चितंबरा याद करेंगे, उच्छ्वास, चितंबरा, पल्लव ये इनकी रचनाएं हैं। और युगपथ, युगांतर भी इनकी एक और याद करके रखना है आपको। तो ये और बाकी अगर आपकी रचनाएं आपको देखना है तो आपको वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, आप उस पर जाके जो है रचनाएं 2-3 लोगों का भी मैंने अपलोड किया है, उस पर जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको क्या बताना है कि महिला आंचल किसकी रचना है, आपको बताना है। जयनंद कुमार, फणीश्वरनाथ रेणु, प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद किसकी रचना है? महिला आंचल किसकी रचना है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा, फणीश्वरनाथ रेणु के महिला आंचल और कितने चौराहे हैं, आप दोनों इनको रचनाएं आपको याद रखना है। जयनंद कुमार का क्या होगा? परिमल, परम सुनीता सुखदा कल्याणी मुक्ति बोध, सर परिमल नहीं होगा, परम सुनीता कल्याणी मुक्ति बोध, ये जो है परम सुनीता सुखदा कल्याणी मुक्ति बोध, ये सारी रचनाएं जयनंद कुमार के हैं। प्रेमचंद के आपको जो है करबला संग्राम आप याद रखिएगा, सेवा सदन हो जाए, प्रेमाश्रय हो जाएंगे, ये सारी जो रचनाएं जो है प्रेमचंद की हैं रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद की हमने बात किए थे, जैसे जयशंकर प्रसाद इनका भी एक उर्वशी है, इनका आंसू झरना लहर कमायनी जो जयशंकर कमायनी इनकी इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद को उसको भी आपको याद रखना है। बाकी सज्जनी कल्याणी, अजातशत्रु, जन्मजय का नाग यज्ञ, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, और इनकी क्या कौन सी रचना है दोस्तों? इंद्रजाल, ये सारे जो है इनकी जो है रचना है जयशंकर प्रसाद की भी, ये सारे भी रचना आपको याद रखना है। तो दोस्तों जैसे कि 37 क्वेश्चन जो है आपके सारे मैंने क्वेश्चन जो है एक तरफ से हमने सॉल्व करा दिए है दोस्तों। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आया होगा, और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया होगा आप उस क्वेश्चन को दोस्तों आपको नोट डाउन करेंगे, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हो सकते हैं मैंने आपके सामने लेके आया हूँ, और सारे क्वेश्चन जो है मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ तो अच्छे तरीके से। तो इसलिए आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से नोट्स करना है इसमें, जो भी आपको नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है आज प्रैक्टिस सेट 10 तक हमने सॉल्व कराया है। आगे भी जो है ऐसे क्वेश्चन आपको आगे प्रैक्टिस सेट जुड़े रहिएगा। इससे जुड़े रहने के लिए दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट यह है कि आप चैनल के साथ जुड़े रहें, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी प्रैक्टिस सेट आपका नहीं छूटे। और जितने भी आपकी हिंदी के क्वेश्चन है बाय एक इसी प्रैक्टिस सेट के साथ जो है एक तरफ से जो है सारे कवर हो जाने हैं आपको, जिससे फ्यूचर में अगर कोई भी एग्जाम हो यूपी पुलिस कांस्टेबल का आप देने की टारगेट मांगा 37 में 37 आपका जो टारगेट बना है ये तो अच्छे तरीके से इसमें होगा ही, और साथ भी इसके रिलेटेड जितने भी वीडियो हो गए या जीडी के जितने भी पेपर हो जाए उससे इसके सारे क्वेश्चन के जरिए जो है उसकी भी तैयारी आपकी हो जा रही है।
इसीलिए आपको प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। सारे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से आपको नोट डाउन करना है सारे क्वेश्चन, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो सके और आपको हिंदी के प्रति कॉन्फिडेंस आ जाए और अच्छी मार्किंग आप इसमें कर सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट के आपको प्रैक्टिस सेट जो है अब जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी नए हैं और जो लोग जिसके पास वीडियो आप शेयर कर सकते हैं तो वीडियो शेयर करें, जिनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, जो आप तैयारी यूपी पुलिस कांस्टेबल GD वीडियो के कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, लव यू ऑल, थैंक यू।